देखिए भाई, आज के इस शुभ पावन अवसर पर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है एजेंसी। एजेंसी चैप्टर का क्या नाम है? एजेंसी। और एक्ट का क्या नाम है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्या मेरी बात समझ में आती है? पूरा कॉन्ट्रैक्ट हम पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन 3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट अब आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस बार से। तो हम तीनों को पढ़ रहे थे, जिसमें जो पहला हमने पढ़ा वो कौन सा वाला पढ़ा था? बेलमेंट और प्लेज। दूसरा कौन सा पढ़ा था? इंडिपेंडेंट का। और तीसरा आज कौन से पढ़ने वाले हैं? एजेंसी। एजेंसी के बाद ऑफिशियली आपका नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट प्लस स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट सारे खत्म हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? एजेंसी का मतलब क्या लगता है आपको? यहाँ पर कितने लोग होते होंगे? कह रहे 2 और बहुत सारे। कम से कम कितने लोग होते होंगे ये बताओ? 3। कम से कम कितने लोग होंगे? 3। एक होगा प्रिंसिपल जो अपॉइंट करेगा किसको? एजेंट को, और कोई काम करने के लिए करेगा थर्ड पार्टी से। तो टोटल मिला के कितने पॉइंट्स हो गए? 3। तो पहले एग्जांपल से समझाऊंगा आपको, फिर इनकी चीजें समझाऊंगा। तो मैंने कहा अच्छा ये लो, क्या चीज? अरे एजेंसी कंपनी नहीं नालायक। पहला पॉइंट क्या है जरा इधर देखो। मीनिंग का मतलब है एजेंसी होती क्या है, और उसी के अंदर पढ़ाते हैं कि एजेंसी को कैसे करते हैं। अगर मैं बोलूं एजेंसी को एक्सप्रेस तरीके से भी अपॉइंट किया जा सकता है, तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? इम्प्लाइड। क्या मेरी बात समझ में आती है? नेक्स्ट कौन सा एजेंट है? सब एजेंट। और एक और एजेंट है सब एजेंट के साथ, उसका नाम है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। कौन सा? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। दोनों में क्या फर्क होता है ये भी हम पढ़ेंगे। रेटिफिकेशन क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे। अथॉरिटी कब रिवोक कर देंगे तो क्या होगा? ड्यूटीज ऑब्लिगेशन क्या होती है? इफेक्ट ऑफ एजेंसी विद थर्ड पर्सन। क्या मेरी बात? ये सारी चीजें हमें पढ़नी है, जिसमें से आज मुझे लगता है कि हम रेटिफिकेशन तक पढ़ लेंगे। क्या मेरी बातें समझ में आती है? तो चलते हैं जरा फटाफट से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज एजेंसी। तो उन्होंने कहा एजेंसी। हम कौन सा एक्ट पढ़ रहे हैं ये बताइए पहले फटाफट से। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डज नॉट डिफाइन एजेंसी। कह रहे एजेंसी की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एजेंट और प्रिंसिपल को डिफाइन कर देता है। क्या मेरी बात समझ में? तो कभी भी आपसे पूछा जाएगा क्या एजेंसी डिफाइन की गई है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में? आंसर इज नो। क्या डिफाइन किया गया है? एजेंट और प्रिंसिपल। तो मैंने कहा चलो वही बता दो। तो देखो लाइन पढ़िए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डज नॉट डिफाइन द वर्ड व्हाट? एजेंसी। हाउएवर सेक्शन 182 जो है एजेंट और प्रिंसिपल को डिफाइन कर देता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? कह रहे ठीक है, तो बताओ फिर एजेंट क्या रहा। कह रहे मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू एनी एक्ट। किसके लिए? खुद के लिए, दूसरे के लिए? फॉर अनदर और टू रिप्रेजेंट अनदर इन अ डीलिंग विद द थर्ड पर्सन। तो आपको क्या लगता है कितने पॉइंट, कितने लोग हो गए इसमें? देखिए, जब एक पर्सन को एम्प्लॉय किया जाता है, यानी कि ये पहला वाला व्यक्ति है, यानी कि ये कौन है? पर्सन मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड टू डू। क्या मेरी बात समझे? उसे रखा गया है काम करने के लिए दूसरे के लिए। तो दूसरा कौन सा है? प्रिंसिपल। कह रहे थर्ड पार्टी कौन सी है? ये थर्ड पार्टी। तो टोटल मिला के कितनी पार्टीज होती हैं इसमें? और हमने जो बेलमेंट और प्लेज पढ़ा था उसमें भी कितनी पार्टीज होती हैं? दोनों ही होती हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन जो हमने पहले पढ़ा था कौन सा, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी और गारंटी, उसमें 3 किस्में होती हैं गारंटी में। 3 किस्में होती हैं गारंटी। कह रहे एक बात बताओ, पहले एजेंट तो हमने पढ़ लिया, अब कौन सा पढ़ेंगे हम? प्रिंसिपल। मीन्स अ पर्सन फॉर होम सच एक्ट इज डन और हु इज रिप्रेजेंट। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि अभी पानी खत्म हो गया था यहाँ से, जहां से ही पानी आता है वो लोग हमें जानते हैं। मैंने एजेंट मान लीजिए ऋषभ को बोला, मैंने कहा ऋषभ यार इस काम में मेरी हेल्प कर दो और आप जो है पानी लेके आ जाओ, पैसे वैसे मैं खुद देख लूंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो मान लीजिए ऋषभ गया और पानी लेके आ गया, तो ऋषभ मेरा अब यहाँ पर कौन बन गया है? एजेंट, जो किसके भी यहाँ पे काम कर रहा है? मेरे भी यहाँ पे। और डीलिंग किससे कर रहा है? थर्ड पार्टी से। ऋषभ के एक्ट के लिए कौन लायबल होगा? क्या मेरी बात समझ? मैंने भेजा पानी लेने के लिए पानी की दुकान पे, उसने अपनी प्रॉपर्टी इसके नाम कर दी। क्या मैं लायबल? आंसर इज नो। ये कह रहा मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी खरीद लूंगा, सर से बात कर लेना। सर ने बोला है आप जो वहाँ पे जो मर्जी खरीदना है खरीद लीजिए। वो कहता मैं किस चीज़ की दुकान खोल रहा हूँ? पानी की। इसने कहा मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी भी खरीद रहा हूँ, मेरे नाम कर दो, सर पेमेंट कर देंगे और सर से बात भी कर लो। सर आप पेमेंट कर दोगे क्या? मैंने कहा हाँ पेमेंट कर दूंगा। पूरी बात नहीं बताई। क्या इस चीज के लिए मैं लायबल होऊंगा? आंसर इज नो। तो जब भी एजेंट अपनी अथॉरिटी से आउटसाइड द स्कोप जाके काम करता है, तो कभी भी एजेंट के एक्ट के लिए कौन लायबल नहीं होगा? प्रिंसिपल। एजेंट पर्सनली लायबल होगा। लेकिन इन जनरल में आपसे पूछूं क्या एजेंट अपने एक्ट के लिए पर्सनली लायबल होता है या एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होता है? क्या लगता है? एजेंट के एक्ट के लिए कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल। लेकिन जब भी एजेंट अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके काम करेगा, और वो भी प्रिंसिपल को बचाने के लिए नहीं, ऐसे ही करेगा अपने फायदे के लिए, तो किसको लायबल ठहराएंगे? एजेंट को पर्सनली लायबल ठहराएंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक।
कह रहे टेस्ट ऑफ एजेंसी, कैसे पता कैसे चलेगा कि एजेंसी है? तो देखिए वेयर वन पर्सन हैज द कैपेसिटी, जब एक व्यक्ति के पास कैपेसिटी है टू बाइंड द प्रिंसिपल एंड मेक हिम आंसरेबल टू द अदर पार्टी, तब उसे एजेंट बोलेंगे। मैंने कहा ये गया पानी लेने नॉर्मली, अपने लिए लेने गए, घर के लिए लेने गए, क्या मेरा एजेंट है? नहीं। जब एजेंट के पास ऐसी पावर है कि वो अपने एक्ट के लिए किसको लायबल ठहरा सकता है? प्रिंसिपल को बाइंड कर सकता है और आंसरेबल भी कर सकता है, तभी उसे टेस्ट ऑफ एजेंसी बोलते हैं। और वेदर ही कैन एस्टेब्लिश प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन किसके? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है, जरा ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर 3 पार्टीज बताई थी आपको, जल्दी से बताओ कौन कौन? उनका एक है प्रिंसिपल, एक है थर्ड पार्टी और एक कौन है? एजेंट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पता है किसके बीच में होता है, यानी कि कौन किस पे केस कर पाएगा? बताइए किस पे? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी। इसका मतलब क्या एजेंट को पर्सनली लायबल ठहराया जा सकता है? नो। तो क्या एजेंट लायबल होता है? इन जनरल एजेंट लायबल नहीं होता। एजेंट के एक्ट के लिए कौन लायबल होता है? प्रिंसिपल लायबल होता है, इसके बिहाफ पे किसको? थर्ड पार्टी। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, आगे चले हम। कह रहे अपॉइंटमेंट और अथॉरिटी ऑफ एजेंट, कैसे अपॉइंट किया जा सकता है, कौन एजेंट बन सकता है? मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, 3 पार्टीज हैं, आप बताओ कंपिटेंसी किसके पास होनी चाहिए? एजेंट, और मैंने कहा प्रिंसिपल, और मैंने कहा थर्ड पार्टी। इनमें से कौन सी ऐसी पार्टी है या पार्टीज हैं जिनको कंपिटेंट होना ही होना पड़ेगा, और कौन सी ऐसी पार्टी है जो इनकम्पिटेंट भी हो सकती है? 2 भी हो सकते हैं। आप बताइए कौन से 2 लोग हैं जो कंपिटेंट होने पड़ेंगे, या 1 लोग है जो कंपिटेंट होने पड़ेंगे और 2 लोग इनकम्पिटेंट भी चल जाएंगे? मेरे सवाल समझ में आया सभी को? सवाल समझ में आया? दिमाग यहीं पे है, आधे घंटे और दिमाग यहाँ पे लगाओ, पूरा समझा दूंगा आपको। एक का भी आंसर सही नहीं, मतलब ताली बजाओ आप अपने लिए, मतलब इतने बढ़िया बच्चे, कभी गधे नालायकों। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में है? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के खिलाफ केस करेंगे, तो इनका कंपिटेंट होना बहुत जरूरी है। मैंने कहा मैंने किसी माइनर को अगर मान लीजिए एजेंट बना दिया, क्या करना है सर? आपके जीवन में जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा, बताओ वो क्या है? आपका आप हमें भाई ये बीमारी है। आप सोचो टीचर 1 सेकंड के लिए क्लास से बाहर गए, दोबारा से क्या बोला था मैंने? आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने से बताओ कौन रोकेगा? ये फोन। टीचर 1 मिनट के लिए बाहर गया, तुरंत क्या है इसमें, कोई बिजनेस चल रहा है तुम्हारा? नो। इसे चला के क्या होगा? कुछ भी नहीं है। अब आगे तो नहीं होता ना कवर, ये बढ़ा दो। जब इतनी आईसीयू वाली हालत में है तो नॉर्मल सर्कमस्टांस में क्यों चला रहे हो उसको, है ना? बताओ दोनों में से कौन सी पार्टी कंपिटेंट होनी चाहिए? तो मैंने कहा जिसके बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा अच्छा बताओ जरा, मैं अगर माइनर को अपॉइंट कर लूंगा तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तो थर्ड पार्टी माइनर को केस नहीं कर पाएगी। वो कह रहा मैं तो वैसे भी नहीं करूंगा, मैं तो किसको करूंगा? प्रिंसिपल को। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो कल को अगर एजेंट को लायबल नहीं ठहराया जा सकता तो किसको लायबल ठहराया जा सकता है? प्रिंसिपल। इसीलिए जो ओरिजिनल जो पार्टीज हैं, कौन सी पार्टीज? प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी।
इनका आपस में क्या होना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपीटेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन आपने बताया ना कि एजेंट जैसे अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके कुछ, जी हाँ, और अगर ये इनकम्पिटेंट हुआ तो हम बोलेंगे ए पागल प्रिंसिपल, तुमने ऐसे इनकम्पिटेंट पर्सन को क्यों अपॉइंट किया बताओ। जब ये अपनी अथॉरिटी से जाके बाहर जाएगा, मान लीजिए मैंने कहा कि आपने किसी 12 साल के बच्चे को अपॉइंट कर लिया, अब वो अपनी अथॉरिटी से बाहर जाके एक्ट कर रहा है, तो भाई प्रिंसिपल अब तो उसे पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकते, बताओ क्यों? क्योंकि वो माइनर है, आप उसे केस ही नहीं कर सकते। तो फिर ये किसकी गलती होगी? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल माइनर है, नहीं हो सकता। प्रिंसिपल माइनर कैसे होगा? उसमें भी उसके एसेट्स लायबल होंगे, माइनर को तो तब भी नहीं कर पाएगा ना आप। तो यहाँ पर हमारा एजेंट कंपीटेंट हुआ, लेकिन प्रिंसिपल की जो असेट्स है इसलिए उनको प्रिंसिपल, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि जो माइनर है, अगर आपको किसी कंपनी में शेयर होल्डर बनाना है तो आप नहीं बना सकते, किसके थ्रू बनाना पड़ेगा? पेरेंट्स के थ्रू। तो जो ओरिजिनल पार्टी हो गई वो माइनर हुए या पेरेंट्स हुए? पेरेंट्स, गार्जियन हुए। क्या मेरी बात? तो माइनर को कोई भी एक्ट करना पड़ेगा, गार्जियन के थ्रू ही करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, उसके लिए प्रिंसिपल ही लायबल होगा। भाई तुमने ऐसे व्यक्ति को क्यों रखा? क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। उसने कहा एक एग्जांपल बताओ तब समझ में आएगा। कह रहे पी ने अपॉइंट किया है किसको? क्यू कौन है? एक माइनर। किस चीज के लिए अपॉइंट किया है? कार सेल करने के लिए, फॉर नॉट लेस देन 2.5 लाख का मतलब क्या है? तुम मेरी कार सेल करोगे 2.5 लाख से कम में नहीं करोगे, यानी 2.5 लाख से ज्यादा में करोगे। कह रहे क्यू ने सेल कर दी है कार कितने की? 2 लाख की। कौन लायबल ठहराया जाएगा? पी। क्यों? क्योंकि तुमने ही माइनर को अपॉइंट किया था। अदरवाइज अगर ये नॉर्मल एजेंट होता तो इस सेल को वैलिड नहीं माना जाता और उसकी कार को वापस लिया जा सकता था, क्योंकि उसने आउटसाइड द अथॉरिटी में किया था। और अगर गुड फेथ में सामने वाले ने खरीद लिया होगा तो जो बाकी का पैसा है वो कौन देगा? एजेंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन ये एजेंट कौन था? माइनर। तो भाई अब तो आपको 2 लाख में ही मानना पड़ेगा। क्या चीज? P will be bound by the transaction and further shall have what? No right against Q for claiming the compensation। एक तो तुम्हें कार भी 2 लाख में देनी पड़ जाएगी, प्लस जो 50,000 का तुम्हें घाटा हुआ है वो भी तुम नहीं ले पाओगे। Not obeyed by the instruction since Q is a minor and a contract with minor is void ab initio। क्या मेरी बात समझ में आती है? जी। वो कहेगा अच्छा एक बात बताना, मेरा इसमें डाउट है, इस डाउट को मुझे क्लियर करेंगे मान लीजिए सिम में। मैंने कहा मान लीजिए एक प्रिंसिपल ने एजेंट को अपॉइंट किया थर्ड पार्टी को कार सेल करने के लिए। क्या मेरी बात समझ में है? तो एजेंट ने कार सेल कर दी थर्ड पार्टी को, तो ये भी तो वॉइड एब इनिशियो हुआ। क्यों दूं मैं कार? माइनर है। होगा। और तुम कह रहे हो अभी इसी एग्जांपल में बोला उसने आपका एजेंट माइनर है और ये कार की सेल हुई है 2.5 लाख से कम में बोला था और उसने 2 लाख में बेच दिया और तुम कह रहे हो ना ना अब तो 2 लाख में बेचना ही पड़ेगा। तुम जब कह रहे हो एजेंट के साथ जो प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया ये वॉइड एब इनिशियो है और आपको इसके एक्ट के लिए लायबल रहना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो सवाल ये आया जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है थर्ड पार्टी से तो फिर ये भी तो वॉइड एब इनिशियो है। जी हाँ, अभी टेस्ट ऑफ एजेंसी में समझाया था मैंने आपको, एजेंट वही व्यक्ति है जो अपने एक्ट के लिए किसको लायबल ठहराएगा? प्रिंसिपल को, आंसरेबल भी और बाउंड भी। तो यहां पर ये जो कार बेच रहा है इसमें सेलर का नाम एजेंट नहीं है, इसमें सेलर का नाम क्या है? पी, ओनर वो है। तो यहां पर ये जो एजेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है टीपी के साथ, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, वो तो कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करा रहा है किन दोनों के बीच में? पी और थर्ड पार्टी। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये डाउट आ सकता है कि एजेंट भी तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है थर्ड पार्टी से, ये भी तो वॉइड एब इनिशियो, तो भाई वो तो किसके भी आप पे कर रहा है? प्रिंसिपल। इसलिए तो बोला प्रिंसिपल इनकम्पिटेंट नहीं होना चाहिए। फिर सवाल आया, मैंने कहा अच्छा बताओ ये तो रही माइनर की बात, क्या अनसाउंड माइंड को भी प्रिंसिपल बनाया जा सकता, एजेंट बनाया जा सकता है क्या? यस। यहां पर इनकम्पिटेंट का मतलब सारी पार्टीज हैं और इसके लिए लायबल कौन होगा? क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। कह रहे कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता, ये हमने नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ा था। बताओ मेरे बच्चों क्या था वो वाला पॉइंट, याद है आपको? कंसिडरेशन इज नो रिक्वायर्ड, सेक्शन 25, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, वहां पर एजेंसी वाला पॉइंट था। तो क्या पॉइंट था बताओ? कोई बच्चा बता सकता है क्या? कोई भी अच्छा बच्चा, उसे चॉकलेट खिलाऊं 10 रुपए की आज।
10 रुपए में तो कैसे हंसते हैं ये लोग भाई साहब। 1 रुपए का गेम खेलने के लिए 50 दिन तक रोना पड़ता था घर पे। जो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में कोई कंसिडरेशन होना नेसेसरी नहीं है। जैसे मेरी ये शॉप है तो मैं आपको एजेंट बना सकती हूँ बिना किसी कंसिडरेशन के। मैं ऐसे ही काम करूंगा। हाँ जी, और तब जैसे आप लेके आओगे कस्टमर तब मैं आपको पैसे दूंगी। समझ नहीं आया? नहीं, सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एन एजेंसी देयर इज नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ज्योति अब से क्या नाम है, मैंने अपॉइंट कर ली है कि जसोला के जितने भी बच्चे हैं वो ज्योति वहां से ला के देगी और हर एक बच्चे पे हम कमीशन लगा लेंगे, ऐसा मान के चलिए। क्या मेरी बात समझ में आई? तो आज से ज्योति मेरी एजेंट है। मैंने कहा ज्योति बताओ कितने पैसे दूं? एक भी नहीं दूंगा ना, पहले बच्चे लाओ। तो फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एन एजेंसी देयर इज नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड। आज से आप मेरी एजेंट कहलाने लगेंगे, लेकिन आपको कोई पैसे ही नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब आप काम करेंगे उस काम के पैसे मिलेंगे। फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग एन एजेंसी देयर इज नो कंसिडरेशन रिक्वायर्ड। और ये बात मैंने आपको पढ़ा रखी है, याद करो। क्या ये बात सुनी सुनी सी लग रही है ना? सुनी सुनी सी ही लगेगी जब पढ़ोगे नहीं तो। कह रहे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 185 नो कंसिडरेशन इज नेसेसरी। किस चीज के लिए? टू व्हाट? क्रिएट एन एजेंसी। द एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफिस ऑफ एन एजेंट इज रिगार्डेड एज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर द अपॉइंटमेंट। कह रहे आपने मुझे मान लिया है ना कि आप मेरे एजेंट बन गए, बस यही कंसिडरेशन है तुम्हारे पास। क्या मेरी बात समझ में आती? पक्की बात है। ये वाला पॉइंट कहाँ बोला आपने? सर मैं एग्जांपल से मैंने सेम चीज बोली। मैंने बोला था एग्जाम्पल दो या पॉइंट बताओ। बात है समझाया था। किटकैट तुम मेरे साइड हो इनकी साइड हो? किटकैट सबको नालायक। कह रहे बताओ जरा फिर एजेंसी कैसे कैसे क्रिएट हो सकती है। अब मैं अगला जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो ये है कि एजेंसी कैसे कैसे क्रिएट होगी और कितने तरीके के एजेंट होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। तो कह रहे अथॉरिटी में भी कैसी हो सकती है? एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। तो उन्होंने कहा डेफिनेशन ऑफ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड अथॉरिटी क्या होती है। तो पहली अथॉरिटी क्या है? An authority is said to be what? Express when it is given by words or spoken or written. कह रहे ए दिल्ली में रिजाइड कर रहा है, उसका घर कहाँ पर है? ए ने ऑथराइज किया है बी को अंडर अ पावर ऑफ अटॉर्नी, जो लिख के बनाई जाती है कि आप कैसे काम करोगे, मेरे घर के केयर टेकर की तरह काम करोगे। एजेंसी इज क्रिएटेड बाय एक्सप्रेस एग्रीमेंट। एग्रीमेंट एक्सप्रेस था, वो स्पोकन भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब जो एग्रीमेंट होता है लिख के बनाया जाता है बस। If a customer of bank wishes to transact his banking business through an agent, the bank will acquire written evidence of the appointment of the agent and will normally ask to see the registered power of attorney appointed by the agent. मैंने अपने बैंक को बोला कि मैंने कहा भाई मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, मैं बैंक में आऊंगा बार बार, मेरे बिहाफ पे अरविंद को भेजूंगा, मैं जरा देख लो इसको। उसने कहा आपके दिखाने और मेरे बोलने से नहीं होता, रिटर्न में ला के दीजिए कि आपके बिहाफ पे ये आएगा, साइन करके दीजिए, पावर ऑफ अटॉर्नी बनाइए कि आप इस पावर को इन्हें डेलीगेट कर रहे हैं और ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और कल को कोई भी एक्टिविटी अगर होती है हमारे यहाँ पर तो आप उसके लिए लायबल रहेंगे। ऐसा बैंक बोलेगा। जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल लायबल होगा। मिसयूज का मतलब समझ में नहीं आया। जैसे आपने 5 उसने पैसे निकाले, मैंने बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रखा था कि भाई 5 लाख से ज्यादा मत देना इसको, और 5 लाख से ज्यादा निकाल लेता है, तो बैंक अब मुझसे केस नहीं करेगा 5 लाख से ज्यादा के लिए, मुझ पे तो 5 लाख तक के लिए ही केस करेगा, और बाकी का जो अमाउंट है वो किससे लेगा? एजेंट से, पर्सनली लायबल अगर वो माइनर ना हो तो उसमें फिर बैंक का कोई लेना देना नहीं है, वो तो हमारा मैटर है। नहीं, आपने 5,000 रुपए का चेक बनाया बट एडमिन में आना उसमें 1 0 और लगा दिया। हाँ, तो बैंक की तो कोई गलती नहीं है इसमें। क्या इसमें बैंक की कोई गलती है? हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, बताओ। इंग्लिश में भी लिखा होता है, इंग्लिश में भी लिखा होता है, वो लिख देते हैं ऐसा, तो मेरी केयरलेसनेस है। तो बैंक की तो कोई गलती नहीं मानी जाएगी, एजेंट और आपके बीच में ही ट्रांजैक्शन रहेगी। क्या मेरी बातें समझ में आती है? तो इसका मतलब ये कैसी अथॉरिटी थी? अथॉरिटी कैसी हो सकती है? एक्सप्रेस। अभी मैंने कौन सी वाली अथॉरिटी बताई? अब इम्प्लाइड वाली अथॉरिटी बता दूं। इसे मान लीजिए मैंने कहा 2014 की बात थी, जब सर ने मुझसे कहा कि आप 1-2 क्लासेस ले लो। कितनी क्लासेस ले लो? 1-2 क्लासेस ले लो यहाँ पर। मैं उसके लिए एग्री कर गया। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर उसके बाद 2017 आया, तब हमारे कोचिंग का नाम हुआ करता था पहले ओमेगा इंस्टीट्यूट, अगर कोई बच्चा जानता है तो, किसी के कोई सीनियर वगैरह पढ़ते थे तो। फिर 2017 से मैंने डिसएग्रीमेंट दिखाना शुरू किया। मैंने कहा इस घटिया के नाम से मैं नहीं पढ़ाऊंगा, नाम को चेंज करो अगर करना है तो।
तो उन्होंने कहा ठीक है नाम चेंज करेंगे, फिर हमने नाम चेंज करके रख दिया क्या, केडीसी। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद से, उससे पहले से मैं जो भी काम करता था मैं बहुत कम काम करता था और आया 1-2 क्लास लिया और अपना चले गए और अपनी पढ़ाई और अपने काम वाम देख लिए। लेकिन जब से नाम चेंज हुआ मैंने कहा नहीं अब तो जो है पूरा फुल टाइम ही देखना पड़ेगा। अब जब भी जिस भी शॉप पे या जिस भी व्यक्ति या जिस भी क्रिएटर के पास हम जाते हैं तो सर भी जाते हैं और उनके साथ मैं भी जाता हूं। क्या मेरी बात समझ में आती है? और हर जगह बताओ मोबाइल नंबर और कम्युनिकेशन किसका हुआ होगा, सर का या मेरा? मेरा। तो जब भी कोई भी कंफर्मेशन होती है, जब भी कोई भी ऑर्डर देना होता है तो वो सब काम कौन करता है, जल्दी से बताओ? मैं करता हूं। अभी देखा आपने एसी वाले का फोन आया, अभी टी शर्ट वाले का फोन आएगा, अभी बैग वाले का फोन आएगा, अभी किसी का भी फोन आएगा। किसकी बच्ची कितने बजे निकली आप बताओ, किसके पास फोन आएगा? क्या मेरी बात समझ में? तो सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जो पहले से चलते आए हुए हैं कि जिसमें ऐसा प्रतीत होता, ऐसा कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है हमारे पास। सर ने किसी को नहीं जाके बोला मेरे ब्याह पे सामान खरीदेंगे, लेकिन हम वहां जाके बात कर रहे हैं। बात करने के बाद सर से पूछा गया नंबर क्या है, सर ने मेरा नंबर दिया, उसके बाद सारी कम्युनिकेशन मेरे पास हो रही है। बोला नहीं है मेरा एजेंट है। तो ये कैसी अथॉरिटी है? एक्सप्रेस अथॉरिटी है या इंप्लाइड अथॉरिटी है? इंप्लाइड अथॉरिटी। क्या मैंने मान लीजिए यहां पर ऑर्डर कर दिए, कैपेसिटी थी मान लीजिए मैंने कहा 100 डेस्क की और मैंने क्या नाम है 120 डेस्क ऑर्डर कर दिए। इसके लिए जो एक्स्ट्रा 20 डेस्क हैं इसके लिए कौन लायबल होगा, मैं या कमल सर? कमल सर। मैंने क्या ये बोला था कि मेरी अथॉरिटी 100 तक की है? नहीं, मैंने कहा यहां की कैपेसिटी कितने की है? 100। मैंने गलती से कितने ऑर्डर कर दिए? 120। तो क्या मैंने अपनी अथॉरिटी के बाहर काम किया? आंसर इज नो। ये तो मेरी नेग्लिजेंस है। अथॉरिटी के बाहर काम, ये कहा मैंने बोला कि मेरी अथॉरिटी 100 तक की, मैंने कहा कैपेसिटी है 100 तक की। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिया, इसके लिए कौन लायबल होगा? सर लायबल होंगे पेमेंट करने के लिए। क्या मेरी बात है? तो मैं पूरी मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करके आ जाऊं किसी के भी पास और उसके पैसे ना दूं, इसका मतलब किस लिए पेमेंट, मुझे क्यों उधार देंगे? क्योंकि मैं खरीद रहा हूं, क्यों, या फिर क्योंकि मैं सर के बिहाफ पे खरीद रहा हूं? क्या मेरी बात समझ में आती है? तो अचानक से मैंने डिसाइड कर लिया भागने का यहाँ से। मैंने कहा अब मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। तो मैंने कहा उसके लिए क्यों ना अभी तक जो पोजीशन पावर बनी है, जो नाम बना है सर का, उसका फायदा उठाया जाए। तो मैं एसी वाले की शॉप पे गया, मैंने कहा भाई 3 एसी दे दो, पेमेंट आ जाएगी आपके पास। वो कह रहे हाँ आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज तक आ गई है तो कहीं भागोगे थोड़ी ना आप। मैंने कहा हाँ। तो मैं वहाँ से 3 एसी लिए। मैंने कहा 2 यार स्क्रीन भी दे दो, क्या नाम है कोचिंग क्या एक्सपेंशन कर रहे हैं, अब कोचिंग के पर्पज से ही लाऊंगा। 2 एसी भी ले आया, 2 स्क्रीन भी ले आया, कुछ डेस्क भी ले आया मैंने कहा डेस्क में क्या नाम है बनवा लूँगा और टेम्पो में चढ़वा दूंगा और आगे जाके बेच दूंगा। पानी का जो क्या नाम है वाटर डिस्पेंसर होता है, जो जो आपको यहाँ पे दिखाई होता है, मैंने हर चीज़ की शॉपिंग कर ली, लकड़ी भी खरीद ली मैंने, शीशे भी खरीद लिए। मैंने कहा बाहर जाऊँगा सब बेच दूंगा। क्या मेरी बात? ये सारा सामान लेके मैं भाग गया। बताइए कौन लायबल? सर लायबल। कारण एक्सप्रेस अथॉरिटी थी या इम्प्लाइड अथॉरिटी थी? इम्प्लाइड अथॉरिटी। कैसी अथॉरिटी थी? इम्प्लाइड। क्या चीज़? पानी वाला। हाँ, इसीलिए तो स्क्रीनशॉट मांगते हैं भाई, है ना। चलो ये कौन सा है? 2014। और अब कौन सी बात थी? 2017। 2017 के बाद कैसी एजेंसी आ गई बताइए? कैसी एजेंसी आ गई? एम्प्लॉयड एजेंसी। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स में से किसी को पेमेंट करनी है और पेमेंट मेरे नंबर पे आ गई, ठीक है, क्या मान लिया जाएगा कि सर को पेमेंट रिसीव हो गई है? क्यों? क्या कभी कमल सर ने आपके पेरेंट्स को एक्सप्रेसली बताया कि दिस इज माय एजेंट एंड यू कैन मेक पेमेंट टू हिम एंड पेमेंट विल बी डीम्ड टू बी पेमेंट मेड टू मी? ऐसा कुछ हुआ क्या? कभी भी नहीं। लेकिन क्या ऐसा माना जा रहा है? यस। इसी को इम्प्लाइड बोलते हैं। कैसे बोलते हैं इसको? इम्प्लाइड। ठीक। कह रहे इम्प्लाइड एजेंसी कैसे कैसे बन सकती है, जिसमें पहला पॉइंट क्या है जो मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, एजेंसी बाय स्टॉपल। स्टॉपल वर्ड का मतलब क्या होता है कि जब प्रिंसिपल अपने एक्ट से ऐसा प्रतीत करा देता है कि ये वाला जो व्यक्ति है जो कि एजेंट है, जबकि असलियत में वो एजेंट नहीं है। अब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे मान के चलिए मैंने कहा मैं एक बार मान के चलिए शॉपिंग करने गया मैं और एक मैनेजर से मिला और एजेंट, ये एजेंट है नहीं, मैंने कहा ये अरविंद है। कौन है ये? अरविंद। क्या आपको लगता है अभी तक मैंने अरविंद को ऑथराइज किया है मेरे यहाँ पे ट्रांजैक्शन करने के लिए? आंसर इज नो। अब हुआ क्या, मैं शॉप पे गया और अरविंद कह रहा है हाँ सर ये भी ले लेते हैं, 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 सारी चीजें ले लेते हैं और फिर पेमेंट तो कर देंगे। ऐसा कुछ डिस्कशन हुआ और अरविंद ने कहा केडीसी के बिहाफ पे क्या नाम है मैं मतलब सामान खरीद रहा हूँ, और मेरी प्रेजेंस में बोल रहा है ये सब कुछ, और मैंने कुछ नहीं बोला।
तो बताइए फटाफट से, क्या मैंने अपने एक्ट से, बीइंग साइलेंट इज ऑल्सो एक्ट, क्या मेरी बात समझ में आती है? तो क्या मैंने अपने एक्ट से थर्ड पार्टी को ऐसा बिलीव होने दिया कि अरविंद मेरे बिहाफ पे या केडीसी के बिहाफ पे काम कर रहा है? आंसर इज यस। तो क्या अरविंद के एक्ट के लिए मैं और केडीसी लायबल रहेंगे? आंसर इज यस। इसी को बोलते हैं क्या? एजेंसी बाय स्टॉपर। पहला पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है। दूसरी एजेंसी कौन सी है जरा देखिए, एजेंसी बाय नेसेसिटी। वर्ड का मतलब क्या होता है जरा बताता हूं। नेसेसिटी वर्ड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा, क्या आपको लगता है कि जो भी मैंने अभी तक आपको एग्जाम्पल दिए थे उस एग्जाम्पल में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम हो रहा था या कोचिंग से रिलेटेड काम हो रहा था? कोचिंग से। लेकिन मान लीजिए क्या आपको ऐसा लगता है कि बिना सर की परमिशन के मैं कोई प्लेस रेंट पे ले सकता हूँ फॉर कोचिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी को? बताइए फटाफट से, क्या आपको लगता है नॉर्मल एक्ट है या स्पेशल एक्ट है? स्पेशल एक्ट है ये इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब जरा ध्यान से सुनना। मैंने कहा सर मान लीजिए आउट ऑफ इंडिया गए हुए हैं कुछ दिनों के लिए, ठीक है, और अचानक से आपको भी पता है हर जगह इंस्पेक्शन चल रहे हैं आजकल कोचिंग वगैरह में, तो उन लोगों ने मान लीजिए एमसीडी ने हमें नोटिस दिया कि आपके कोचिंग का हम इंस्पेक्शन करेंगे एज पर न्यू नॉर्म्स। क्या मेरी बात समझ में आती है? और इसका जो इंस्पेक्शन है मैंने कहा हाँ कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आज कर लो। कह रहे नहीं आज तो सैटरडे है। आज क्या है? सैटरडे। फिर मैंने कहा कल कर लेना, कह रहे कल क्या है? मैंने कहा परसों कर लेना, परसों क्या है? जन्माष्टमी। कह रहे आपका जो इंस्पेक्शन होगा वो होगा ट्यूसडे को। मैंने कहा जब मर्जी तब करो, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम सारे नॉर्म्स को मीट करते हैं। आप कहते 2 रास्ते होने चाहिए, मैंने कहा हमारे पास 3 रास्ते हैं। पीछे से एक रास्ता है, लिफ्ट का एक रास्ता है और स्टेयर्स का एक रास्ता है। नीचे भी जा सकते हैं, नीचे आग लग रही है तो ऊपर भी जा सकते हैं, वहाँ से शिफ्ट होकर पीछे भी पहुँच सकते हैं, यहाँ से खिड़की भी है, खिड़की से भी निकल सकते हैं। तो हमारे पास बहुत तरीके हैं और इतने तुमने नॉर्म्स नहीं बना रखे होंगे जितने हमने पूरे कर रखे हैं। मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत वाली। कह रहे आपने जो बातें कही सही कही है, लेकिन ध्यान रखना जब तक वो पूरा नहीं हो जाता आप एक भी क्लास नहीं लेंगे। मैंने कहा पूरा होने में कितना दिन लगेगा? कह रहे 3 दिन। तो मैंने कहा जरा बताओ ट्यूसडे से लेके 3 दिन कितने होंगे? ट्यूसडे को इंस्पेक्शन शुरू होगा, 3 दिन लगेंगे, तो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। पूरा हो जाने के बाद कह रहे रिपोर्ट देंगे हम आपको उस दिन, और जिस दिन रिपोर्ट मिलेगी उसके अगले दिन से आप ओपन कर सकते हैं। मतलब कब तक? तो क्या मैं बोल दूँ पूरा 1 वीक की बात है, और 1 वीक तक हम कोई क्लास नहीं ले पाएंगे। तो मैंने क्या किया, मैंने ओनर से बात की और उनकी जो प्रॉपर्टी होती है स्कूल वाली वो 2-3 बजे के बाद खाली हो जाती है। तो मैंने कहा तब तक मैंने उसे रेंट पे ले लिया स्कूल की प्रॉपर्टी को। मैं ऐसा क्या नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कर रहा हूं या इमरजेंसी वाले सर्कमस्टांस? तो जब इम्प्लाइड सिचुएशंस होती हैं और जो एक एजेंट है वो आउटसाइड हिज अथॉरिटी काम करता है टू प्रोटेक्ट हिज प्रिंसिपल, नॉट फॉर पर्सनल बेनिफिट। किसके लिए काम कर रहा है वो? प्रिंसिपल को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहा है। तो इसी को बोलते हैं क्या? एजेंसी बाय व्हाट? नेसेसिटी। मान लीजिए उसने कहा जो स्कूल प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं, रेंट पे ले रहे हैं, उसका हम आपसे 1 वीक का 1 वीक का हम आपसे, उसने कहा 25,000 रुपीज़ लेंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। क्या मेरी बात? अब सवाल आया क्या ये मेरी इम्प्लाइड अथॉरिटी में था? नो। लेकिन क्या ये इमरजेंसी सिचुएशन है? यस। ये जो भी मैंने एक्टिविटी की है टू प्रोटेक्ट द प्रिंसिपल की है। क्या मेरी बात समझ? एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड डू इन हिज ओन केस, ऐसा पढ़ रखा है हमने। तो क्या इस केस में मैं लायबल रहूंगा या सर लायबल रहें? सर लायबल रहें। क्या मेरी बात समझ में आती है? इसी को क्या बोलते हैं? तो एजेंसी बाय क्या स्टॉपल में और नेसेसिटी में डिफरेंस है? स्टॉपल में तो आप एक नॉर्मल व्यक्ति जो कि एजेंट नहीं है आपकी प्रेजेंस में आपके एजेंट की तरह प्रिटेंड कर रहा है अपने आप को और आप कुछ नहीं कह रहे हैं, तो इसका मतलब आप ही लायबल होंगे। क्या मेरी बात? और नेसेसिटी में जब एक व्यक्ति ऑलरेडी आपका एजेंट है और वो अपने आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ स्कोप से काम कर रहा है, फिर भी आपको क्या रहना पड़ेगा? लायबल, प्रोवाइडेड वो पर्सनल बेनिफिट के लिए ना काम करके किसके बेनिफिट के लिए काम करे? प्रिंसिपल को लॉस से बचाने के लिए। ठीक है, पढ़िए जरा फटाफट से। इफ कौन है? पीएल। पीएल कौन है? प्रिंसिपल। हैज फॉर सेवरल मंथ्स परमिटेड किसको? सुनील को टू बाय क्या? गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम प्रसाद एंड हैड पेड फॉर द गुड्स बॉट बाय सुनील, कैन नॉट लेटर ऑन रिफ्यूज प्रसाद हु हैड सप्लाइड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सुनील। उसने कहा बहुत सारे महीने से ऑलरेडी जो पीएल है, कौन नाम है इसका? पीएल, उसने परमिट किसको कर रखा है? अब मान लीजिए 7 महीने तक आपने उसके लिए पेमेंट की और वो आपके लिए गुड्स खरीद रहा है। अब अचानक से आप कह रहे हो बाकी 3 महीने के लिए वाले जो पेमेंट है जो ऑलरेडी गुड्स खरीद चुका है, कह रहे हो वो नहीं दूंगा मैं। कैसे कर सकते हो? नहीं, ये इंप्लाइड है जो आपके एक्ट की वजह से। मैंने कहा अच्छा नेसेसिटी वाला बताओ। कह रहे राजा के पास क्या है? एक लार्ज फर्म है ऑन विच श्याम इज केयर टेकर। क्या मेरी बात समझ में आती है? अच्छा,
कह रहे व्हेन राजा इज इन कनाडा, राजा कहाँ पर है? कनाडा में। देयर इज अ ह्यूज फायर ऑन द फार्म, वहां पर जो है बहुत बड़ी आग लगी। श्याम बिकेम एन एजेंट ऑफ नेसेसिटी फॉर राजा सो एज टू सेव द प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय फायर। राजा ने जो प्रिंसिपल है विल बी लायबल फॉर एनी एक्सपेंस श्याम उसका एजेंट ऑफ नेसेसिटी में जो इनकर किए हैं टू पुट द फायर एंड सेव द फार्म फ्रॉम डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग राजाज एब्सेंस फ्रॉम द कंट्री। उसने कहा मैंने फायर फाइटिंग वालों को बुलाया, वो आए और उनकी जो टोटल पेमेंट हो गई है मान लीजिए वो 30,000 रुपये हो गई है, 4 गाड़ी आई थी। क्या नॉर्मल सर्कमस्टांस है? नहीं, तुम्हें तो हाउस का ध्यान, ये इमरजेंसी के अंदर आउटसाइड द स्कोप जाके जो आप काम करते हैं, लेकिन ध्यान रखना टू सेव द प्रिंसिपल फ्रॉम लॉस अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए प्रिंसिपल ही लायबल होगा। क्या सिंपल बात है जी। नेक्स्ट कौन सा है? ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब ये है कि मान लीजिए आपकी फर्म जो है, कंपनी जो है इंसॉल्वेंट हो गई, कंपनी क्या हो रही है? इंसॉल्वेंट हो रही है, और उसके कंपनी ने ऑफिशियल लिक्विडेटर या इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करता है। तो जो भी काम एक कंपनी कर रही थी अब वो कौन करेगा उसके बिहाफ पे? लिक्विडेटर या ऑफिशियल इंसॉल्वेंसी ऑफिशियल। तो जो भी वो काम करेगा उसके लिए कौन लायबल होगा? कंपनी लायबल होगी। क्या मेरी बात समझ? तो ऑपरेशन ऑफ लॉ से भी होता है। और आते हैं किस पे? रेटिफिकेशन का क्या मतलब होता है, जरा ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा हम एक पार्टी करेंगे। अब क्या करेंगे? क्या ऊपर आके हमने कोई फंक्शन या पार्टी की है? नहीं। इस बात से हम हताहत हो गए और हमने कहा नहीं नहीं, हम तो क्या करेंगे अब एक फंक्शन, और फंक्शन से भी ज़्यादा पता है क्या करेंगे? पार्टी। पहले क्या होता है कि फंक्शन लंबा चलता है और पार्टी छोटी सी होती है, आधे घंटे डांस कर लिया, कर लिया। कह रहे अब हम उल्टा करेंगे, फंक्शन या तो आधे घंटे चलेगा या होगा ही नहीं, हमें क्या करनी है? पार्टी। तो हमने सर से जिद करके इस चीज़ के लिए एग्री करा लिया। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक। हमने कहा खाने में क्या क्या होना चाहिए, जल्दी से बताओ, रेटिफिकेशन समझाऊंगा आपको। तो हमने पहले कमल सर से डिस्कस किया कि सर खाने में क्या क्या होना चाहिए। तो हमने सर को कुछ सोफिस्टिकेटेड चीज़ें बताई, जैसे कि हमने कहा सर पिज़्ज़ा मंगा लेना, कोल्ड ड्रिंक मंगा लेना और कुछ स्नैक्स मंगा लेना। क्या मंगा लेना? स्नैक्स। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। फंक्शन वाला दिन आया, बाहर से जिस व्यक्ति को हम बुला के लाए थे वो व्यक्ति लेके आया क्या क्या सामान, जरा ध्यान से देखिए। मतलब सर ने जो हमें परमिशन दी थी वो कितनी चीज़ों के लिए दी थी? 3 चीज़ों के लिए। अब मैंने कहा इन चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा, और भी चीज़ें चाहेंगे, तो मैंने उससे और भी एक्स्ट्रा ऑर्डर कर दिया। एक्स्ट्रा क्या क्या ऑर्डर किया, जरा ये देखिएगा। मैंने कहा बच्चों से बोलो बताओ क्या खाएंगे, तो बच्चों ने क्या बोला? मोमोज खाएंगे। और क्या खाएंगे? चिली पटेटो खाएंगे। कह रहे और क्या खाएंगे? मैंने कहा चाउमीन खाएंगे। और बताओ? चाप खाएंगे। कुछ बच्चों ने जिद की नहीं सर इसके बिना तो काम नहीं चलेगा, बीड़ी पियेंगे। और कुछ बच्चों ने लिकर भी मंगवाई। कह रहे सर मतलब दावत में और दारू ना हो, कह रहे फिर तो बेकार है। सब मंगवा लिया हमने, हालांकि इसे छोड़ दीजिए बीड़ी वीड़ी को, है ना। ये सब चीज़ें भी हमने एक्स्ट्रा मंगवा ली। ये सब चीज़ें ही आई हैं, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा आई हैं, एक्स्ट्रा। क्या सर ने हमें इन चीज़ों को मनाने की अथॉरिटी दी थी? क्या? आंसर इज नो। और जब वो आ गया लेके, जरा ध्यान से देखिए, मैंने कहा सारे बच्चे जरा लाइन से आ जाओ, और हम ये वाली इमोजी लेके सर को देखने लगे। सर क्या आप ऐसा करेंगे हमारे साथ? बड़ा मन है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये बड़ी खतरनाक इमोजी होती है। क्या मेरी बात समझ में? तो इंसानी ने मजबूरी में क्या बोला कि ऑलरेडी, हालांकि जब एजेंसी बन रही थी तब तो मैंने ये एक्ट नहीं दिया था, पर चलो कोई बात नहीं, सर ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ हम इसके लिए भी पेमेंट दे देंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? आ गया? हाँ। तो सर ने एक्सेप्ट कर लिया, कब? बाद में या पहले? तो जब ऑलरेडी कोई एक्ट कर दिया गया है एजेंट के द्वारा जो कि उसकी अथॉरिटी में नहीं था, लेकिन बाद में जाके जो प्रिंसिपल है वो कह रहा है चलो कोई बात नहीं, इसके भी पैसे कौन दे देगा? मैं दे दूंगा। उसे क्या बोलते हैं? रेटिफिकेशन। क्या बोलते हैं उसे? रेटिफिकेशन। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक। डिनाई कर देंगे तो मैं लायबल होऊंगा। रेटिफिकेशन के अंदर ऑप्शन होता है प्रिंसिपल के पास, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल। और अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो कौन लायबल होगा? एजेंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। अब मैं 2 टाइप के एजेंट पढ़ाऊंगा आपको, देखो मजा आएगा। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा? एक मैंने बता दिया आपको, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। होते क्या है जरा ध्यान से देखें। मान लीजिए मैंने किसी को काम बोला, तो क्या वो काम उसी को करना चाहिए या किसी और को सौंप देना चाहिए?
जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कमल सर ने एक काम बोला है मुझे कि आपको एक फ़ोन खरीद के लाना है जिसका जो बजट है वो 20 से 25 हज़ार रुपये है, एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए और रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए होना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, 2 चीज़ें उन्होंने मुझे बोली। क्या चीज़, क्या क्या होना चाहिए? एक तो एंड्रॉयड होना चाहिए और दूसरा कौन से पर्पज़ के लिए? रिकॉर्डिंग पर्पज़ के लिए होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने देखा कि क्या मुझे सच में नॉलेज है इस फ़ोन के बारे में? आंसर इज़ नो। ये काम मुझे दिया गया था, तो एजेंट कौन? मैं। लेकिन ये काम जो मुझे दिया गया, मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि इस काम के लिए मैं कम्पिटेंट नहीं हूँ। जो आजकल के बच्चे हैं जो इन चीज़ों में रहते हैं कि कौन सा रैम ज़्यादा अच्छी है, कौन सी ज़्यादा अच्छी है, एंड्रॉयड के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो मैंने कहा ये काम मैं किसी और को सौंप देता हूँ। क्या मेरी बात समझ में? किसी की मोबाइल की दुकान है, मोबाइल की, ये लो, तो मैंने कहा आर्यन को मैंने काम दे दिया। क्या सर ने मुझसे बोला था कि काम खुद करना या आर्यन को दे देना? खुद करना। ये काम मुझे दिया गया था और मैंने आर्यन को सेम इंस्ट्रक्शंस दी। ध्यान से समझना, यहां तक बातें समझ आई आपको? मैंने कहा मान लीजिए आर्यन ने जो फोन लेके आया है, ध्यान से समझना, वो एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है। किसके हिसाब से नहीं है? एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है। उसने जो नॉर्मल फोन खरीदते समय लोग ध्यान देते हैं कि उसका कैमरा, उसकी फ़ोटो, उसका फ्रंट कैमरा बहुत अच्छा होना चाहिए, गेम आसानी से खेल लेनी चाहिए, कूलिंग सिस्टम है, कूलिंग सिस्टम होता है ना, हीट ना हो फ़ोन, बहुत सारे फीचर्स वाला फ़ोन जो है आर्यन ने दे दिया। हालांकि आर्यन ने गलत नहीं किया था, लेकिन मेरा पर्पस कुछ और था और मैंने पर्पस उसको बताया था। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन आर्यन ने ये वाला फ़ोन जो है ला के मुझे दे दिया और ये वाला फ़ोन में जाके सर को दे दिया। अब सवाल ये आया, जो कौन है आर्यन, इसे बोलते हैं सब्सटीट्यूटेड एजेंट। क्या है ये? सब्सटीट्यूटेड एजेंट, सॉरी, एक एजेंट के द्वारा रखा गया एजेंट। क्या बोलते हैं इसको? सब एजेंट। अब सवाल आया कि क्या आर्यन के एक्ट के लिए आर्यन को लायबल ठहराया जाएगा प्रिंसिपल के खिलाफ या फिर मुझे लायबल ठहराया जाएगा आपको? तो इसका मतलब अगर यहां पर प्रिंसिपल हैं, सारे बच्चे ध्यान देंगे, अब रूल शुरू होते जा रहे हैं। अगर ये कौन है? ये प्रिंसिपल, मैं कौन हूं? एजेंट, और आर्यन कौन है? सब एजेंट। तो सवाल ये आया, बताइए, मैंने कहा बताओ प्रिंसिपल के लिए कौन लायबल? एजेंट के लिए कौन लायबल? तो मैं बोलूंगा प्रिंसिपल जिसको लायबल ठहराएगा वो कौन होगा? एजेंट। एजेंट को लायबल ठहराएगा। और एजेंट किसको लायबल ठहराएगा? सब एजेंट को। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है? ठीक। क्या चीज? थर्ड पार्टी को सब एजेंट, जैसे बताइए। थर्ड पार्टी कौन? जो मान लीजिए आर्यन ने सैमसंग से फोन खरीदा, तो सैमसंग थर्ड पार्टी है। हाँ, सैमसंग थर्ड पार्टी, लेकिन क्या सैमसंग एजेंट है? आंसर इज नो। सैमसंग तो जिससे हम खरीद रहे हैं वो तो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। क्या मेरी बात समझ में? तो कौन किसके लिए लायबल होगा ये समझ में आया? मैंने पूछा बताओ एजेंट के एक्ट के लिए कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल। और सब एजेंट के एक्ट के लिए क्या सब एजेंट लायबल होगा प्रिंसिपल के लिए या एजेंट लायबल होगा प्रिंसिपल? तो सब एजेंट के एक्ट के लिए सब एजेंट लायबल होगा किसके लिए? और एजेंट लायबल किसके लिए होगा? प्रिंसिपल के लिए। क्या इसका मतलब मैं बोलूं प्रिंसिपल डायरेक्टली सब एजेंट को लायबल ठहरा सकता है क्या? नो, डायरेक्टली लायबल नहीं ठहरा सकते। बड़ा कंफ्यूजन वाला पॉइंट है, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या प्रिंसिपल केस कर सकता है सब एजेंट के खिलाफ? नहीं। क्या सब एजेंट के अगर पैसे नहीं दे रहा एजेंट, तो क्या सब एजेंट प्रिंसिपल के पास आ सकता है कि मेरे पैसे नहीं दे रहा है? आंसर इज नो। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब आते हैं कि ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर कौन लायबल होगा? सर्कमस्टांसेस वेयर कौन लायबल? प्रिंसिपल भी लायबल होगा किसको? सब एजेंट को। और सब एजेंट भी लायबल होगा किसको? प्रिंसिपल। इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं। कब वो पॉइंट होगा? पहला पॉइंट, सब एजेंट को अपॉइंट करने की बात ओरिजिनल एजेंसी एग्रीमेंट में थी। ओरिजिनल एजेंसी एग्रीमेंट में थी। क्या मेरी बात समझ में आई? दूसरी चीज, एजेंट ने
सब एजेंट को प्रॉपरली अपॉइंट किया है, प्रॉपरली क्या किया है, अपॉइंट किया है, और ये सारा काम विद इन द अथॉरिटी हुआ है। अब मैं एग्जाम्पल को चेंज करने वाला हूं, सारे बच्चे ध्यान देंगे। जो ऊपर वाला एग्जांपल है उसमें प्रिंसिपल को पता था कि आपने सब एजेंट को अपॉइंट किया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं बता दूं, इस एग्जाम्पल को मैंने चेंज किया। एग्जाम्पल में सर ने बोला था कि आपको एक 20 से 25 हज़ार रुपये वाला फ़ोन लाना है, अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, अदरवाइज किसी और व्यक्ति जो इसके बारे में जानता हो उसे अपॉइंट करना और इस काम को पूरे तरीके से कराना आप। या ये प्रिंसिपल ने बोला या फिर एजेंट ने बोला हो कि मेरे से नहीं होगा तो मैं किसी और को अपॉइट करूंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब दूसरा, पहली चीज तो वो पावर ओरिजिनल एग्रीमेंट में होनी चाहिए, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में। सुन रहे हो तो उधर मुंह करके बैठ जाओ, एक बार बैठना। क्या बोल रहा था मैं? पावर जो है वो कहाँ होनी चाहिए? एग्रीमेंट में होनी चाहिए, चाहे प्रिंसिपल ने बोला हो या किसने बोला हो, एजेंट ने बोला हो। दूसरी चीज, मैंने जब ये एक्ट किया किसको अपॉइंट करने के लिए? सब एजेंट को अपॉइंट करने, तो उसमें केयरलेसनेस दिखाई या ड्यू डिलीजेंस दिखाई? बताइए। क्योंकि मैंने सबसे पहले पूछा किसकी मोबाइल की शॉप है और उसके बाद आर्यन को अपॉइंट किया। मेरी बात समझ में आई? अगर मैं बोलूं कि मैंने कहा कंचन को अपॉइंट कर दिया मैंने फोन खरीदने के लिए, तो इसका मतलब मैंने ड्यू डिलीजेंस नहीं दिखाई, क्योंकि कंचन उसमें कोई भी डीलर नहीं। मैंने कहा किसी की दुकान है, कंचन ने कहा हाँ, मैंने कहा तुम ही ले आना। भाई किस चीज की? क्या मेरी बात समझ में आती है? तो अगर एजेंट ने, पहली बात तो पावर होनी चाहिए, किसके बीच में? कॉन्ट्रैक्ट के बीच में पावर होनी चाहिए। एक तो एजेंट और एक प्रिंसिपल के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा था तो उसी समय पावर टू अपॉइंट या राइट टू अपॉइंट सब एजेंट था, पहली चीज। और सब एजेंट को अपॉइंट करते समय एजेंट ने कोई केयरलेसनेस नहीं दिखाई, बिल्कुल जैसे बताया गया था वैसे ही किया है। तो अगर ऐसा वाला केस होगा तो बताइए क्या आर्यन के एक्ट के लिए सर को लायबल ठहराया जा सकता है? आंसर इज यस। मेरी बात समझ में आती है? तीन सरकमस्टांसेस, पहला प्रिंसिपल की अथॉरिटी के साथ था, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में था वो चीज़ कि आप कर सकते हैं। दूसरा, एजेंट ने नेग्लिजेंटली बिहेव किया या ड्यू डिलिजेंस से या केयरफुली बिहेव किया है, केयरफुली भी, और कोई लॉस हो गया है, तो अब प्रिंसिपल डायरेक्टली केस कर सकता है किसके ऊपर? आर्यन के ऊपर। या फिर आर्यन ने जो फ़ोन खरीदा उसकी पेमेंट देने की लायबिलिटी किसकी आ जाएगी? सर की। आई होप पॉइंट समझ में आया। ये कौन सा एजेंट था? अगर मैं ओरिजिनली बात करूं, क्या प्रिंसिपल और सब एजेंट का कोई लेना देना है? आंसर इज नो। क्या प्रिंसिपल एजेंट के खिलाफ केस कर सकता है? क्या सब एजेंट के खिलाफ? प्रिंसिपल सब एजेंट के खिलाफ केस कर सकता है? नहीं। क्या सब एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल को लायबल ठहराया जाएगा? क्या? आंसर इज नो, ओरिजिनली तो नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है? इधर ले आओ। हाँ, तो मैंने आपको तो कुछ बोला ही नहीं, फोन को बोला, फोन बोला मैंने, ये तो नहीं बोला ना आप इधर आओ। हाँ जी बोलो। तो अगर जैसे आप एजेंट हो, सर ने आपको बोला ना कि अगर तुम चाहो तो किसी और सब एजेंट को कर सकते हो, एज पर सर डायरेक्शंस की उन्होंने बोला कि इस टाइप का कोई बच्चा है ना जो ये काम कर सकता है जी। सब एजेंट। तो सब एजेंट के कोई भी काम के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा या खुद भी आप लायबल होगा? सर ने बोला था ना, तो सब एजेंट के काम के लिए कौन लायबल होगा? प्रिंसिपल लायबल होगा। लेकिन ध्यान रखना, मैंने कोई डिलीजेंस दिखाई थी। अब मैंने कहा मान लीजिए कोई पढ़ाई लिखाई का काम है और उसे मैं ऋषभ को दे दूं, तो फिर किसकी गलती होगी? अब मान लीजिए कोई खाना बचा के रखने का काम था और मैंने दो लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, ऋषभ को और क्या नाम है, रौनक को, तो क्या मैंने ड्यू डिलीजेंस दिखाई? एक मिनट, क्या मैंने ड्यू डिलीजेंस दिखाई? क्या नहीं। दो हाँ, क्या मैंने ड्यू डिलीजेंस दिखाई? क्या? आंसर इज नो, मैंने कोई ड्यू डिलीजेंस नहीं दिखाई इसमें। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है, पक्की बात है। कोई ध्यान से काम करने की बात है जो घर जाके भूले ना, मैंने सिम्मी और श्याम दोनों को दे दिया। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो अगर एजेंट अपॉइंटमेंट करते समय कोई भी नेग्लिजेंस दिखाता है तो फिर जो एजेंट के, सब एजेंट के काम के लिए कौन लायबल नहीं होगा? प्रिंसिपल लायबल नहीं होगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, ये था एक एग्जाम्पल। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में।
मैंने कहा मेरा एक सपना है कि मैं बिहार में ज़मीन खरीदूंगा, जमींदार बनूंगा। क्या बनूंगा? जमींदार। यहाँ जो बिहार के लोग होते हैं या जो यूपी के लोग होते हैं वो दिल्ली में आके बड़े कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, लेकिन वो जमींदार होते हैं अपने गाँव के बहुत। यहाँ तो दिखावे वाली गरीबी जीती हैं वो। अगर मतलब उनके 1/10 भी प्रॉपर्टी बेच देना तो हम जैसे 50 लोग खरीद ले वो यहाँ आकर। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो अब मैंने कहा मेरा भी एक सपना है, मैं भी बिहार का क्या बनूंगा? जमींदार। तो मान लीजिए मैंने कहा अब मैं बिहार में ज़मीन खरीदने के लिए सोच रहा हूँ। अब कौन कौन से बच्चे बिहार में रहते हैं ये बताइए, जिनका होम टाउन बिहार में है? 1 2 3 4 4 बच्चे रहते हैं। तो मैंने कहा मान लीजिए श्याम जाता रहता है, तो श्याम को मैंने अपॉइंट किया। मैंने कहा श्याम तुम मेरी मदद करोगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो श्याम मेरी मदद करेगा श्याम मेरी मदद करेगा। क्या मेरी बात समझ में है? श्याम कह रहा है लेकिन सर मैं प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ। आपको एक बात तो पता होनी चाहिए, कौन सा मकान कहाँ खाली है, कौन लीगल तरीके से, इसमें मैं एक्सपर्टाइज नहीं हूँ। तो मैंने कहा मैंने तो तुम्हें एजेंट अपॉइंट किया है, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मुझे एक ढंग का सा प्रॉपर्टी डीलर भी अपॉइंट करके दो। आपके गांव में मैं थोड़ी जानता हूँ किसी को। तो श्याम ने ड्यू डिलीजेंस दिखा के ऐसा व्यक्ति जिसकी गुडविल अच्छी है, ऐसा कोई प्रॉपर्टी डीलर अपॉइंट करके दिया। सवाल ये आया ये व्यक्ति कौन है? उन्होंने कहा ये व्यक्ति है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो बताओ ऊपर वाले पॉइंट से और इसमें क्या फर्क है? हाँ जी, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट बताऊंगा। कोई बच्चा बता सकते हैं पहले वाले एग्जांपल? जो बहुत कंफ्यूजन वाला पॉइंट है सब एजेंट और सबसे, और पूरे डिफरेंस के पॉइंट लिखे हुए हैं। देखो अभी 2 मिनट में समझ में आ जाएंगे आपको। देखो जैसे 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 ये रहा डिफरेंस दिख रहा है आपको। अभी इस एग्जांपल को खत्म करूंगा और आप सारे डिफरेंस समझ जाएंगे। जल्दी से बताइए क्या ऊपर वाले एग्जांपल में और इस वाले एग्जांपल में कोई डिफरेंस दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पर भी तो मैंने अपॉइंट किया शाम को। इसका मतलब जहां पर जो सब एजेंट की बात आती है तो एजेंट अपना काम डेलीगेट करता है। ओन वर्क का मतलब समझते हो? अपना जो काम उसने किसको दिया, किसने दिया था? प्रिंसिपल ने। वही काम वो सब एजेंट को देता है। जबकि यहां पर बात थी कि आप कोई ढंग का सा प्लॉट खरीदने में मेरी मदद करना। तो श्याम ने मुझसे कहा सर मैं मदद तो कर दूंगा वहां पर आपको चेक कराने के लिए, लेकिन ये काम करते प्रॉपर्टी डीलर ही है। तो जगह वो बताएंगे और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन मैं करा दूंगा कि ये चोर उचक्के तो नहीं, अपने यहाँ के नॉन लोगों से बात करके। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो उन्होंने कहा, मैंने कहा ठीक है एक प्रॉपर्टी डीलर मुझे ला के दो। ला के दो का मतलब ये है कि वो अपॉइंटमेंट किसके नाम पर होगी? मेरे नाम पर। तो सब एजेंट इज अपॉइंटेड बाय एजेंट, सब एजेंट इज अपॉइंटेड बाय एजेंट, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज अपॉइंटेड बाय प्रिंसिपल। श्याम ने तो रिकमेंड किया मुझे। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो सवाल ये आया, बताओ एजेंट जो सब एजेंट था उसके एक्ट के लिए कौन लायबल था? एजेंट। जो सब एजेंट है उसके एक्ट के लिए कौन लायबल होगा? एजेंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के कोई भी गड़बड़ हो जाती है तो लायबल कौन होगा? प्रिंसिपल। यहां पर जो सब एजेंट, यहां पर जो एजेंट है, क्या ये इसका काम कर रहा है? क्या ओन वर्क डेलीगेट किया है? आंसर इज नो। श्याम का काम था बैकग्राउंड वेरीफाई करना, देखना कोई वो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी कम दाम में बेच देते हैं, फिर पार्टीज लड़ती रहती हैं। तो मैंने कहा श्याम बस तुम देखना, काम तो प्रॉपर्टी डीलर करे लेकिन बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आप करेंगे। अब श्याम ने क्या कोई गलत काम किया है? क्या नहीं, जिसकी गुडविल अच्छी थी ऐसे ही प्रॉपर्टी डीलर को ला के दिया है मुझे। अगर ये कोई भी गड़बड़ करता है तो क्या इसके लिए श्याम लायबल होगा? क्या आंसर इज नो, क्योंकि श्याम ने इस सब्स्टिट्यूटेड एजेंट को अपॉइंट करने के लिए ड्यू डिलीजेंस दिखाई है। उसके बाद भी अगर ये वैसा नहीं होता तो फिर प्रिंसिपल ही लायबल होगा, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। अगर मैंने कहा मान लीजिए इन्होंने मिली भगत कर ली, मिली भगत का मतलब इसने कोई ऐसा व्यक्ति जो कि वैसे ही फ्रॉड था, इसने कहा जो भी पैसे तुम्हारे पास आएंगे एक काम करो। श्याम ने कहा बताना मत, मेरी ही प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है सर को 70 लाख रुपए में बोल के बेच दो। बताना मत मेरी प्रॉपर्टी है, ट्रस्ट क्रिएट करके थर्ड पार्टी के थ्रू कैसे ना कैसे बेच देंगे हम। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो क्या सब्स्टिट्यूट एजेंट के जो एक्ट हैं हाई प्राइस में मुझे दिलाने के लिए वो सही है मेरे लिए या गलत है? गलत। क्या मुझसे ये बात हाइड की गई? सब्स्टिट्यूट एजेंट ने हाइड की या सब एजेंट ने, या दोनों की मिली भगत थी? तो जो मेरी जेब से 70 लाख रुपए गए हैं तो क्या मैं उसे रिकवर कर पाऊंगा इन दोनों से? आंसर इज यस। ओनर्स ऑफ प्रूफ आएगा इन्हीं दोनों के ऊपर।
जिन्होंने एक्ट किया है, क्योंकि मुझे तो कहीं ना कहीं से पता चला ही होगा, तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसमें कोई गलती नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट रेट से 20 लाख रुपए ज्यादा है, तो ओनर्स ऑफ प्रूफ आप बताएंगे कि ये कैसे हुआ। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसने कहा 20 लाख रुपए ज्यादा है, 10 लाख तू रखिए, 10 लाख मैं रखूंगा। उन्हें कौन सा पता चल रहा है बिहार में कौन सी प्रॉपर्टी किसकी क्या फेयर मार्केट वैल्यू है? वो या तो तुम पे भरोसा कर रहे हैं, मुझ पे भरोसा कर रहे हैं, और तो किसी पे है ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में? तो ऐसे अगर कोई गड़बड़ करते हैं तो फिर प्रिंसिपल रिकवर कर सकता है। अब मेरे 2-3 सवाल जरा ध्यान से देखिएगा। रिकमेंड कर दो, हाँ। तो क्या वो मेरा काम कर रहा हो? तो आंसर इज नो। सर ने मुझे जो काम दिया था वो ढूंढने का दिया था किसी को, ना कि खरीदने का। दोनों बातों में फर्क है। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। जैसे मान लीजिए मैं किसी के पास गया हॉल बुक करने, मैंने कहा एक फंक्शन है यार, इसके लिए हॉल बुक करना है, और मैंने उसी से बोल दिया, और ऐसा होता भी है। मैंने कहा यार किसी व्यक्ति से मिला था केटरिंग वाले से, जैसे कोई टेंट वाला बुक करे तो उन्हीं से बोलते हैं आप लोगों को तो जान पहचान रहती है, किसी केटरिंग वाले से मिलवा देना। क्या मेरी बात समझ में आई? तो क्या टेंट वाले ने अपना काम दिया होगा केटरिंग वाले को, या सिर्फ खाने का काम दिया होगा? खाने का काम। उसने क्या किया है? खुद अपॉइंट किया है, मेरे से मिलवाया है। तो ये सब एजेंट है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, सब्स्टिट्यूटेड। और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट किसके लिए लायबल होते हैं? प्रिंसिपल के लिए। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में होती है? प्रिंसिपल और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। और वहां पर किसके बीच में होती है? एजेंट और सब एजेंट के बीच में होती है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आप दोनों आपस में केस करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे, बस आज का आखिरी काम ध्यान से देखेंगे। इन्होंने क्योंकि हेडिंग नहीं लिखी हुई है, तो पहले हम डिफरेंस पढ़ेंगे और उसमें से हेडिंग वाला पॉइंट यहां पर निकालेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या लिखा है यहाँ पर मैंने? बेसिस। चलो बेसिस पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है बेस, इधर लिखेंगे, पढ़िए जरा ध्यान से। कह रहे सब एजेंट डज हिज वर्क अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ एजेंट, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट विल डू द वर्क अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल। सही बात है। सब्स्टिट्यूटेड एजेंट वर्क्स अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो यहाँ पर आता है कंट्रोल, किसके कंट्रोल या फिर किसके डायरेक्शन में। तो वहां पर कंट्रोल और डायरेक्शन किसका होगा? सब एजेंट के केस में एजेंट का होगा, और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के केस में। आपके एग्जांपल ध्यान में चल रहा है? कोई चीज ऊपर तो से नहीं जा रही। ये बहुत थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, घुमा सकते हैं आपको इसमें बड़ी आसानी से। मैंने कहा ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहे एजेंट नॉट ओनली अपॉइंट्स अ सब एजेंट बट ऑल्सो डेलीगेट्स हिम अ पार्ट ऑफ हिज ओन ड्यूटी। कह रहे वो ना सिर्फ अपॉइंट करता है, बल्कि जो उसका काम था उसमें से कुछ हिस्से वाला काम किसी दूसरे को देता है। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है उसे अपॉइंट कौन करता है? कह रहे अपॉइंट तो एजेंट ही करता है, लेकिन जो एजेंट है वो अपना काम नहीं देता, काम अलग होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? इस बात को दोबारा रिपीट करो। मुझे ऐसा लग रहा है क्लास में ध्यान नहीं था। ध्यान था? मुझे गलत प्रूफ करो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अरे ये क्या है? कांटा तो नहीं लगेगा? ये अलग से पहनवाया है इसको? मैं जैसे चढ़ा देते हैं ना लैपटॉप वगैरह पे। हाँ जी, अब बोलिए। करते करते जी हाँ, बिल्कुल। सब एजेंसी के केस में जो एजेंट है वो एजेंट अपॉइंट करता है सब एजेंट को, क्योंकि वो मक्कार है, कहता है मेरा वाला काम है यार, थोड़ा सा तुम कर दो। क्या मेरी बात नहीं? थोड़ा सा भी दे सकता है, ओन भी हो सकता है और पूरा भी दे सकता है। थोड़ा का मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैंने इनसे बोला कि मैंने कहा तुम खाली ब्रांड सेलेक्ट करो, बाकी काम मैं कर लूँगा। घर बनवाने का काम दिया था, मैंने मटेरियल का काम किसी और को दे दिया। मैंने कहा मटेरियल वगैरह लेके आओ, घर बनवाने का काम मैं देख लूँगा। क्या मेरे तो पार्ट में भी हो सकता है। मैंने किसी को मान लीजिए किसी एक बड़े कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया कि मैंने कहा भाई यहाँ पर फंक्शन होगा, इसमें टेंट लगाना सब कुछ तेरी जिम्मेदारी। उसने फिर आगे काम किसी और को दिया, केटरिंग का काम किसी और को दिया, बैंड और ढोल का काम किसी और को दिया, तो वो भी तो सब एजेंसी है। वहां पर जो एजेंट है वो अपॉइंट कर रहा है अपने अंडर में, और जो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट है उसके अंदर अपॉइंट कौन कर रहा है? कह रहे अपॉइंट तो एजेंट ही करेगा, लेकिन अपने काम के लिए नहीं, दूसरे काम के लिए। क्या मेरी बात समझ में आती है?
कह रहे द एजेंट डज नॉट डेलीगेट एनी पार्ट ऑफ हिज टास्क टू द सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। तो बताइए, बताओ क्या लिखो यहाँ पर, डेलीगेशन ऑफ वर्क। क्या यहां तक बात समझ में आई? फिर आते हैं तीसरे पॉइंट में, क्या कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती है? देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट। प्रिंसिपल और सब एजेंट आपस में केस नहीं कर सकते, तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहां से हुई? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये था ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कैन स्यू। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि यहां पर प्रिंसिपल और सब एजेंट के बीच में क्या नहीं होता? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और प्रिंसिपल के बीच, एजेंट और प्रिंसिपल और एजेंट और सब एजेंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो यहां पर मैं लिख भी दूंगा थोड़ा सा कि एजेंट और कौन? प्रिंसिपल के बीच में होती है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और दूसरा एजेंट और सब एजेंट के बीच में। और उसने तीसरे वाली बात के लिए ऊपर इंग्लिश लिख दी है। क्या मेरी बात समझ में? अरे यार, आदत है ना, फोन में भी तो यही होता है, जो वर्ड्स हम ज़्यादा जल्दी जल्दी टाइप करते रहते हैं वो आगे आगे पकड़ता रहता है। नहीं, अब कभी कोई मान लीजिए पढ़ा लिखा वर्ड लिखना पड़ गया तो वो आपका फ़ोन पकड़ेगा ही नहीं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है इन दोनों के बीच में। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, इधर लिख देते हैं। क्या लिखें बताओ? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, इधर बताओ उसने क्या बोला? कह रहे प्रिविटी ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टैब्लिश किसके बीच में होती है? एजेंट को रख के बोल रहे हैं वो। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, प्रिंसिपल ऑफ एजेंट के बीच में अपने अपने काम के लिए होगी। प्रिंसिपल को एजेंट ने अपना काम दिया, तो यहाँ पर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में भी हो सकती है क्या? हाँ, कहाँ गया ये रहा। तो वो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में जो होगी वो अपने काम के लिए होगी, ना कि सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के लिए। एजेंट के साथ होगी, और एजेंट का कौन सा वाला वर्क? ओन वर्क, उसका खुद का। तो श्याम अपने वेरिफिकेशन के लिए लायबल होगा, बस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के लिए कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड तो नहीं है। क्या मेरी बात समझ में आई? प्रॉपर्टी का प्राइस क्या है या कुछ गड़बड़ नहीं है, वो किसको देखना पड़ेगा? डीलर को देखना पड़ेगा। और वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? मेरी, श्याम की थोड़ी ना है वो। मान लीजिए मैंने कोई फंक्शन में कोई टेंट वाले को बुलाया, टेंट वाले ने कहा कि सर मैं आपको केटरिंग वाले से मिला दूंगा, तो केटरिंग वाले से मुझे मिलाएगा। तो क्या केटरिंग वाले के किसी भी एक्ट के लिए टेंट वाला लायबल होगा? क्या नहीं, कौन लायबल होगा? तो मैं और टेंट वाला अपने काम के लिए प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेकिन क्या कभी भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच में हो सकता है? क्या नहीं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में होता है। और दूसरा, रिकमेंड करते समय कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस आपने ड्यू डिलीजेंस दिखाई थी, बाकी कुछ भी गड़बड़ हो उसमें आपको कोई लेना देना नहीं। प्रिंसिपल और दूसरा कौन सा किसके बीच में होता है? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। और किसके बीच में नहीं होता? बस एक ही कंडीशन है कि आपने ड्यू डिलीजेंस दिखाई थी और कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं इस पे, कौन कौन से? एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। इसमें होता है या नहीं होता? नहीं होता। क्या यहाँ तक बातें समझ में आती हैं? ठीक। उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 4 में। कह रहे सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एजेंट अलोन एंड इज नॉट जनरली रिस्पॉन्सिबल टू द सब एजेंट इज जनरली रिस्पॉन्सिबल टू द एंड नॉट टू द। यही बताया था मैंने आपको, समझ में आया आपको? ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल एंड नॉट टू द ओरिजिनल एजेंट हु अपॉइंटेड। बिल्कुल सिंपल, सही बात है। ठीक है, तो लाइबिलिटी लिखेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे? लाइबल, लाइबल, लाइबल लिखेंगे, लाइबल। क्या हुआ भाई, पानी गिर रहा है क्या? तो दुनिया में पानी की कमी है। चलो, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट ऑफ। एजेंट मतलब कौन? मैं। रिस्पॉन्सिबल, अभी क्या बताया? कह रहा है ये जो सब एजेंट है ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अगले वाले पॉइंट में कौन रिस्पॉन्सिबल है? कह रहा है जो एजेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है। किसके एक्ट के लिए? सब एजेंट के एक्ट के लिए। किसको? प्रिंसिपल को। लेकिन क्या एजेंट रिस्पॉन्सिबल होगा सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के एक्ट के लिए, प्रिंसिपल के लिए? नो।
एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। और ऐसी कंडीशन वो मान के चल रहे हैं कि उसने प्रॉपरली अपॉइंट किया था और कोई गड़बड़ नहीं है, इन जनरल बातें बता रहे हैं। क्या मेरी बात समझ? गड़बड़ देखो, गड़बड़ में तो पता ही है जिसकी गड़बड़ होगी वो लायबल। सेल्स ऑफ क्रेडिट पढ़ा हमने, रिस्क प्राइम ऑफिस पासिस विद द ओनरशिप, जिसकी ओनरशिप। अब अगर किसी की केयरलेसनेस है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि टीवी छोड़ के आ गया मैं, अपना ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, अब उसने क्या किया, उस टीवी को ही डेमो में दिखा रहा है बच्चों को, ऐसे कह रहे देखो उछालो, नहीं टूटेगा नहीं टूटेगा, तो ये किसकी केयरलेसनेस है? सेलर की। ओनरशिप मेरे पास है लेकिन लायबल कौन होगा? सेलर। तो यहाँ पर जनरल चीजें बताई जा रही हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? यहाँ पर मैं बोलूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंट। बस कब एजेंट लायबल होगा तो हम बोलेंगे भाई सब एजेंट के लिए तो वो लायबल होगा, सब एजेंट के काम के लिए, लेकिन सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के काम के लिए लायबल नहीं होगा। क्या मेरी बातें समझ में आती है? पॉइंट नंबर कौन सा आ गया? 6। सब एजेंट हैज नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल फॉर द रेम्यूनरेशन ड्यू टू हिम। क्या मैंने लिखा था, ऐसे लाइन बनाई थी कि भाई कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कैन स्यू द प्रिंसिपल फॉर रेम्यूनरेशन। तो क्या बोलूंगा जरा ध्यान से, रेम्यूनरेशन के लिए, क्लेम फॉर रेम्यूनरेशन। जी हाँ, सीधी सीधी बात बता देंगे तो सिर्फ लॉ थोड़ी ना बोलेंगे श्याम। हाँ, एक लायबल वाली बात थी और एक पैसे मांगने वाली बात थी कि अपने पैसे फीस किससे मांगेंगे, अलग है बात। ठीक है। सब एजेंट मे बी इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड। क्या लिखा गया है? सब एजेंट को आप इम्प्रॉपरली अपॉइंट कर सकते। इम्प्रॉपरली का मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं था लेकिन आपको लग रहा था कि भाई जरूरत है तो आपने अपॉइंट, तो उसे प्रॉपर अपॉइंटमेंट थोड़ी ना बोलेंगे। मैंने कहा था प्रॉपर अपॉइंटमेंट कब बोलेंगे? जब आपने क्या किया था बताइए फटाफट से, जब उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में था, आपने ड्यू डिलिजेंस दिखाई और ये सारी चीजें। मान लीजिए मुझे कोई काम मिला है तो अब मैं देखूंगा काम किससे कराना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि किसी की ज्वेलरी की शॉप है, यहाँ पे ज्वेलरी की, मैंने कहा किसी की ज्वेलरी की शॉप थी, मैंने उसमें ज्वेलरी दे के आ गया। मैंने कहा भाई इसमें ठीक करने हैं, इसमें मैंने कहा एक रेड कलर का स्टोन होता है वो भी लगाना है, वो गोल्ड से भी महंगा होता है, रूबी जो भी। तो उसकी दुकान पे नहीं था, उसने मुझे नहीं बताया, लेकिन वो रूबी स्टोन का काम बाहर से कराता है, तो मुझे क्या लेना देना उससे? मुझे फोटो एल्बम बनवानी है तो वो कह रहा है हम तो बस रिकॉर्ड करते हैं, एल्बम हम बनवा देंगे किसी से भी, तो मुझे क्या पता वो क्या करेगा, मैंने तो उसे काम दिया था। तो जरूरी नहीं है कि प्रॉपरली ही अपॉइंटेड हो, प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं भी हो सकता है। और अगर प्रॉपरली अपॉइंटेड नहीं होगा तो फिर तो एजेंट ही लायबल होगा, ध्यान रखना। अगर वो मुझे बता के कर रहा है और सारी चीजें सही कर रहा है तो फिर मैं लायबल होऊंगा। क्या मेरी बात समझ में? लेकिन अगर इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड है तो कौन लायबल होगा? एजेंट जो अपॉइंट कर रहा है। जैसे मान लीजिए रूबी स्टोन लगवाना था, रूबी स्टोन लगाने वाले ने खराब लगा दिया, अब मुझे तो कोई लेना देना नहीं है ना उससे, मैंने किसको दिया था? एजेंट को। मैंने किसको दिया था? एजेंट को, तो वही लायबल। क्या मेरी बात समझ में आती है? जी। तो सब्स्टिट्यूटेड एजेंट कैन नेवर बी इम्प्रॉपरली अपॉइंट, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं बोलूंगा तभी अपॉइंट करेगा वो। अपॉइंट करने में नेग्लिजेंस हो सकती है लेकिन इम्प्रॉपरली कभी अपॉइंट नहीं हो सकता। अगर एग्रीमेंट में होगा कि प्रिंसिपल ने बोला है कि ये वाला काम के लिए किसी को अपॉइंट करके दो तो ही तो अपॉइंट करोगे, वरना जो मेरा ओन काम है उसके लिए तुम क्यों अपॉइंट करोगे किसी को? मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। तो क्या बोलेंगे फटाफट से बताइए? अपॉइंटमेंट। क्या बोल दो इसको? अपॉइंटमेंट, कि कैसे अपॉइंट हो सकता है। लास्ट पॉइंट आज का, सारे बच्चे ध्यान देंगे। एजेंट रिमेन्स लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट एज लॉन्ग एज द सब एजेंसी। और उसने कहा एजेंट्स ड्यूटी एंड्स वंस ही हैज नेम्ड द सब एजेंट। तो उसने कहा जब तक सब एजेंट काम करता रहेगा तब तक एजेंट लायबल रहेगा, तब तक। लेकिन जैसे ही श्याम ने किसी सब्स्टिट्यूट एजेंट को अपॉइंट किया था, वहां से श्याम का रोल खत्म हो गया। उसके बाद वो कुछ भी करे किसके लिए लायबल होगा? प्रिंसिपल के लिए। बस ध्यान ये रखना है कि ड्यूली अपॉइंटेड हुआ था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताओ इसकी जरा हेडिंग क्या लिखूं? बताइए फटाफट से। ड्यूटी नो, लायबिलिटी होगा। हाँ, आप लिखेंगे टाइम लिमिट ऑफ लायबिलिटी। क्या चीज? टाइम लिमिट ऑफ, टाइम लिमिट किसका? लायबिलिटी का। अब समझ में कि टाइमिंग क्या है लायबिलिटी की, तो वो बोलेगा कि जब तक काम होगा तब तक, और वहां पर जैसे ही अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अब मैं आपको अंदर के पॉइंट्स नहीं पढ़ाऊंगा, आप मुझे बताएंगे। बताइए कौन किसके डायरेक्शन में चलता है? सब एजेंट एजेंट के, और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट प्रिंसिपल के। बिल्कुल सही है। दूसरा, डेलीगेशन ऑफ वर्क, किसके अंदर एजेंट डेलीगेट करता है अपना खुद का काम? सब एजेंट। सब्स्टिट्यूटेड के अंदर करता है क्या? नहीं करता। उसके बाद तीसरा पॉइंट, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किस किस के बीच में होता है? एजेंट और सब एजेंट
प्रिंसिपल और एजेंट से रिलेटेड, एजेंट और सब एजेंट के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, जबकि एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के बीच में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, लायबल कौन होता है? सब एजेंट के एक्ट के लिए एजेंट लायबल होगा, बट सब्स्टिट्यूटेड एजेंट के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल होगा। बहुत बड़े। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजेंट, कौन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल? सेम सब एजेंट के एक्ट के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल और वहां पर प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल। ठीक। क्लेम फॉर रेम्युनरेशन, कौन किससे क्लेम मांग सकता है? सब एजेंट एजेंट से क्लेम मांगेगा, प्रिंसिपल से डायरेक्ट नहीं मांग सकता, पूरी बात बताएंगे। और यहां पर वो डायरेक्ट प्रिंसिपल से ही मांगेगा, उसका एजेंट से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अपॉइंटमेंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट मतलब कहां प्रॉपर और इम्प्रॉपर दोनों हो सकता है, तो सब एजेंसी के अपॉइंटमेंट में प्रॉपर भी हो सकता है और इम्प्रॉपर भी हो सकता है, लेकिन जो उसमें इम्प्रॉपर हो ही नहीं सकता जब तक प्रिंसिपल बोलेगा ही नहीं। क्या मेरी बात समझ में आती है? टाइम लिमिट ऑफ लायबिलिटी, जब तक कौन काम करता रहेगा, जब तक सब एजेंट काम करता रहेगा तो सब एजेंसी चलती रहेगी और एजेंट लायबल रहता रहेगा। लेकिन जैसे ही जिस दिन एजेंट ने सब एजेंट को अपॉइंट किया तो वहां पर एजेंट की लायबिलिटी हो जाती, सब्स्टिट्यूटेड एजेंट, वहां पर एजेंट की लायबिलिटी खत्म हो जाती है और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट आगे देखें। क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत लग रही है क्या आपको? पक्की बात है, यहाँ तक छोड़ सकते हैं। तो एक होमवर्क भी दूं? ठीक। बस आपको ड्यूटीज पढ़नी है। क्या पढ़ के आनी है? और बहुत आसान है कि एजेंट को कैसे कैसे काम करना चाहिए, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा काम नहीं है। और जैसा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर मैंने आपको कोई काम दिया तो आप पूरी मेहनत करके एग्जाम्पल्स और लैंग्वेज को पढ़ के आएंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ जी, डिफरेंस तक लिखना है। मतलब आप पहले लिखेंगे यहाँ पर एजेंट कौन है, मैं मार्क कर दूं क्या? ग्रीन से मार्क कर रहा हूँ। पहले आप क्या लिखेंगे, फिर आप क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल कौन होता है, फिर आप क्या लिखेंगे? टेस्ट ऑफ एजेंसी, फिर आप लिखेंगे क्या? कंसिडरेशन वाला पॉइंट। ये है ना कंसिडरेशन वाला पॉइंट, ये पूरा पॉइंट नहीं। हु में भी एजेंट, तो कंपिटेंसी लिखेंगे कि कौन एजेंट बन सकता है। तो एजेंट क्या कंपिटेंट हो सकता है, तो प्रिंसिपल कंपिटेंट होना चाहिए, प्रिंसिपल कंपिटेंट होनी चाहिए, थर्ड पार्टी कंपिटेंट होनी चाहिए, लेकिन एजेंट कंपिटेंट हो या ना हो तब भी वैलिड रहता है। फिर कंसिडरेशन वाला पॉइंट लिखेंगे, फिर एजेंसी की क्रिएशन वाला पॉइंट लिखेंगे और यहाँ से लिखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? कुछ नहीं है, एक एक लाइन की एक्सप्लेनेशन और उसके नीचे एग्जाम्पल। इम्प्लाइड है, इम्प्लाइड अथॉरिटी इंक्लूड्स, इसे पूरा लिखना है, इसे मैं कल समझाऊंगा कि इस टॉपिक में और कौन कौन सी बातें हैं। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, ग्रीन पेन लगा दो, है ना? एजेंसी बाय नेसेसिटी, एजेंसी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, और एक आपका उसके बाद यहाँ से आने के बाद आप क्या लिखेंगे? बस सिर्फ पहले एजेंट और सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की मीनिंग लिखना है। यहाँ से खाली मीनिंग लिख दूँ यहाँ पर? क्या लिखोगे? मीनिंग, बस। और यहाँ पर भी क्या लिखोगे? सब्स्टिट्यूटेड एजेंट की मीनिंग और उसके बाद उसका डिफरेंस। बस इतना काम करना है आपको। और जो मैंने होमवर्क दिया है आपको, वो होमवर्क क्या है बताओ ज़रा? ड्यूटीज़ किसकी? जी बिल्कुल, प्रॉपर याद होना चाहिए आपको। और कोई डाउट हो तो पहले आप मुझसे आके पूछना। याद दोनों का मतलब एक ही होता है। ये नहीं इंग्लिश याद करके नहीं, समझ के आनी है और मुझे समझाना है आपको क्या क्या है, लिखने नहीं लाना। क्या मेरी बात समझ में आती है? एक बंद कर देना।